हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मास्टर कैडेट 2020 की क्लास में। आज लेक्चर 1 जो होगा वो एलिज़ाबेथन पीरियड पे बेस होगा। अगर आप अपने कोर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि एलिज़ाबेथन पीरियड से जैकोबियन पीरियड को कवर करना है। और इसमें जो राइटर्स आप पढ़ेंगे वो 3 राइटर्स हैं। पहला क्रिस्टोफर मार्लो, दूसरे शेक्सपियर, तीसरे हैं एडमंड स्पेंसर। तो 3 राइटर्स के कवर को, इनकी पोइट्री को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। और एज ऑफ एलिज़ाबेथन से लेकर जो एज ऑफ जैकोबियन पीरियड है, जो कि स्टार्ट होगी ठीक इसके बाद जैकोबियन पीरियड, हमें वो भी कवर करनी है। लेकिन किसी भी राइटर के वर्क को जब आप पढ़ रहे होते हैं या उसके काम को या पोइट्री को पढ़ रहे होते हैं तो वो भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए अगर क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स आप पढ़ रहे हैं तो वो साइंस फिक्शन पे बेस है और इस सेंचुरी से पहले तक साइंस का कोई नामो निशान नहीं था। तो मैं ये आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि कभी भी किसी भी सेंचुरी का जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो उसका बैकग्राउंड जानना या उसके बैकड्रॉप में क्या क्या चीज़ें हुई हैं रिलीजियस टर्म पे, या उसकी हिस्ट्री क्या चल रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। एलिज़ाबेथ पीरियड स्टार्ट होता है 1550 से लेकर 1625 तक। लेकिन यहाँ पे एक स्प्लिट है। स्प्लिट ये है कि अगर आपके दिमाग में, पहली बात तो ये, अगर आप सोचते हैं कि एलिज़ाबेथन पीरियड या द एज ऑफ एलिज़ाबेथ, कि ये कहीं एलिज़ाबेथ क्वीन के बारे में तो नहीं बात कर रहा, तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ 1 की बात हम कर रहे हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ 1। इससे पहले आपको कोई भी फीमेल मोनार्क, क्योंकि किंग की ही चलती थी, क्वीन की ही चलती थी, इससे पहले आपको कोई नहीं मिलेंगी। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी एज का नाम द एज ऑफ एलिज़ाबेथ या एलिज़ाबेथन पीरियड क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम पर है। क्यों ऐसा है, इसकी हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर रिलीजियस टर्म पे क्या है, आइए हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ। देखिए, हम पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री यानी कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसका रिलीजियस आस्पेक्ट यानी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स कि पॉलिटिक्स क्या थी, ये पॉलिटिकल टर्म्स जो हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आ गया इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। फिर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो लैंग्वेज को कैसे छोड़ देंगे, तो यानी कि लिटरेरी बैकड्रॉप पे क्या चीज़ें चल रही थी, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज आ जाती हैं। देखिए, जब आप इस टाइम को देखेंगे, ये बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। 1558 के और 1603 ये एक अलग टाइम है, यानी कि ये एक अलग टाइम है। और 1603 से लेकर 1625 ये एक अलग टाइम है। इस पूरे टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये वो टाइम है जब एलिज़ाबेथ थी, एलिज़ाबेथ 1 थी, उन्होंने रूल किया। ये वो टाइम है जब जेम्स 1 ने रूल किया, जो कि ठीक इनकी ऑपोजिशन पार्टी से थे। जो इन्होंने रूल किया इसको हम जैकोबियन पीरियड कहते हैं। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो लिखा है ना एलिज़ाबेथ पीरियड टू जैकोबियन पीरियड। तो वो क्यों है, वो एक डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि वो टाइम पीरियड कवर करता है एक रूलर से दूसरे रूलर तक का। तो इनका जो है वो एलिज़ाबेथन पीरियड कहलाया। और जो जेम्स 1 के टाइम में था, यानी कि 1603 से लेकर 1625, ये जैकोबियन पीरियड कहलाया। तो इसलिए कभी भी आप पढ़ेंगे या कभी भी आप ध्यान से अगर देखेंगे पूरी टाइमलाइन को, तो 1550 से लेकर 1625 को भले ही एलिज़ाबेथन पीरियड कहा गया है। वो क्यों कहा गया है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले एलिज़ाबेथ आई हैं, फिर आए हैं जेम्स 1। अब जब आप एलिज़ाबेथ को देखेंगे, क्वीन एलिज़ाबेथ को देखेंगे, इससे पहले लिटरेचर में आपको कोई भी फीमेल मोनार्क नहीं मिलेंगी। मोनार्क इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि मोनार्क जो होता है या तो किंग की चलती है या फिर क्वीन की चलती है। बाकी डेमोक्रेसी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है कि एब्सेंस है, बिल्कुल ही नहीं। किंग जो हैं वो रूल करते थे पर क्वीन नहीं करती थी। इसीलिए क्वीन एलिज़ाबेथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे की पूरी एज का नाम इनके नाम पे दे दिया गया है कि एलिज़ाबेथन एज है। अब रूल तो इन्होंने इतना ही किया था, देखिए 1558 से लेकर 1603 तक। लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 45 ईयर्स इंग्लैंड में रूल करके गई हैं। 45 ईयर्स मतलब लोग
कितना इनको पसंद करते थे। अब आप ये देखिए 45 ईयर्स, 50 साल से ऑलमोस्ट सिर्फ 5 साल कम है। 45 ईयर्स में ऐसा इन्होंने क्या किया कि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पहले आप ये देख लीजिए एक बार, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइम इंग्लैंड जो है ना, अगर आप 64 की सेंचुरी में पढ़ें तो इंग्लिश जो है ग्रोथ कर रही थी अपनी। तो इंग्लैंड इस टाइम नेवल पावर डेवलप कर रहा था। नेवल पावर का मतलब हो गया कि पहले के लोग जो हैं वो सी शोर, सी विजिटिंग ज़्यादा किया करते थे, यानी कि समुद्र के थ्रू जो होते यात्रा जो होती है, डिस्कवरी जो है वो किया करते थे। अगर आपने हिस्ट्री को कभी गौर से पढ़ा हो तो 1498 में इंडिया में भी वास्को डिगामा आ गए थे। वास्को डिगामा आ गए थे, तो वो भी कैसे आए थे? वो भी एक एक्सकर्जन पे आए थे, वो भी डिस्कवरी कर रहे थे, वो भी एक ट्रैवलर थे। तो नेवल पावर के साथ साथ एक जो चीज़ आई वो थी आइडिया ऑफ एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का आइडिया आया अपने साथ, यानी कि इंग्लैंड में एलिज़ाबेथ के टाइम पर सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, लोगों का वेलकम किया जाता था क्वीन के राज में। अगर क्वीन को वो कहते थे कि हम जो है इंग्लैंड का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, हम डिस्कवरी करना चाहते हैं, और वो फिर जो है एक टाइमलाइन देकर कि हम आज जा रहे हैं, हम 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, ऐसे करके वो चले जाते थे। तो 2 चीज़ें आई हैं, एक नेवल पावर कि हम अपनी नेवी को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, या सी शोर पर जो सी शोर्स हैं हमारे उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो एक तरीके से ये हो गया ना कि इंग्लैंड पैसा लगाएगा इन चीज़ों पे, नेवल पावर पे भी, और जो एक्सकर्जन पे लोग जा रहे हैं, जो विलिंगली जा रहे हैं, उनको भी तो मनी चाहिए, उनको भी तो पैसा चाहिए। तो इंग्लैंड क्या करता था अपने आप को एज अ ट्रेड, मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइडिया ऑफ मनी मेकिंग है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए कि एलिज़ाबेथन एज यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन 2 पार्ट में स्प्लिट किए जाती हैं। पहले क्वीन एलिज़ाबेथन 1 ने रूल किया, फिर आते हैं जेम्स 1। ठीक इनके बाद उनके टाइम पीरियड को जे है, यहाँ पे भी जे है, जैकोबियन इसीलिए कहा जाता है, ये आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। एलिज़ाबेथ है तो एलिज़ाबेथन पीरियड कहा जाता है। क्या हम पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और लिटरेरी लैंग्वेज। एक आइडिया मैंने आपको दिया, एक एग्जाम्पल कि 1498 में वास्को डिगामा इंडिया में आए थे, तो यहाँ से ये चीज़, क्योंकि वो इंग्लैंड से ही थे तो वो पोर्चुगीज़, लेकिन उनका काम क्या था कि एक्सप्लोर करना। तो इंग्लैंड में भी ये आइडियाज़ चल रहे थे। देखिए एक्सकर्जन चल रहा था। अब आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 45 ईयर्स इन्होंने रूल किया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेवल पावर बन रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब लैंग्वेज के टर्म्स पे एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि लैंग्वेज में क्या था। यहाँ पर सबसे पहले थिएटर आए, इससे पहले यहाँ पर थिएटर नहीं थे, यानी कि कोई भी स्टेज लगाकर किसी भी तरीके का प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। थिएटर आया। अब थिएटर से क्या आई? एक आर्ट आई, और आर्ट मतलब लोग आते हैं ना स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो वो आर्ट का पार्ट है। अब इसको किस चीज़ में उतारा गया? राइटर्स ने, शेक्सपियर ने इसको किस में उतारा? इसने उतारा ड्रामा में। तो ये फॉर्म आई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको शेक्सपियर को, जब हम शेक्सपियर करेंगे मैं तब भी आपको बता दूंगी, शेक्सपियर को एलिज़ाबेथन राइटर भी कहा जाता है, लेकिन परफेक्ट टर्म्स पे, कि मतलब शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं जिस एज में ये बिलोंग करता है। हालांकि एलिज़ाबेथ में करता है, लेकिन एलिज़ाबेथ का कंपैरिजन इस राइटर के साथ भी किया है कि जितनी स्ट्रॉन्ग एलिज़ाबेथ अपने टाइम में रही ना पॉलिटिकल टर्म्स पे, उतना ही ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा लिटरेरी टर्म्स पे। बात करते हैं पॉलिटिक्स की। जैसे हम पहले भी कर रहे थे, हमने ये किया कि नेवल पावर बन रहा था इंग्लैंड, है ना, और किसको कर रहा था सपोर्ट? सपोर्टेड एक्सकर्जन्स को सपोर्ट करता था, कि लोगों को कहता था जाओ डिस्कवरीज करो। एक और चीज़ यहाँ पे हुई थी, वो था स्पेनिश आर्माडा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1588 में। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी अगर पावरफुल नेशन होता है वो हमेशा कोशिश करता है जो उससे कम पावरफुल नेशन है उनको अपने साथ मिलाने की। सेम यही यहाँ पे था, ये एक तरीके की लड़ाई हुई थी स्पेन वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड में उस टाइम थी क्वीन एलिजाबेथ वन। स्पेन का राजा था किंग फिलिप टू। किंग फिलिप टू को बहुत साल से ये गलत फहमी थे कि ये फ़ीमेल हैं तो इनके जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं या जो पॉलिटिकल डोमेन है ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि वो एलिज़ाबेथ से बात करें और एलिज़ाबेथ को ये मना लें कि इंग्लैंड को वो हमें दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इनके बीच काफ़ी सालों तक लड़ाई चली और जो स्पेनिश आर्माडा था, इसे स्पेनिश ट्रीटी भी कहते हैं, कि हुआ ये कि इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया। तो जब स्पेन हार गया यानी कि डिफीट हो गया, लिख देती हूँ मैं, इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन, तब ये चीज़ें आई। यानी कि जब क्वीन एलिजाबेथ ने देखा कि ये मान नहीं रहा है तो उन्होंने वॉर किया और इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया, तब ये जो स्पेनिश आर्मडा है यानी कि स्पेनिश ट्रीटी है ये हुई 1588 में। उस टाइम के बाद से ये और भी ज़्यादा, जो इंग्लैंड था ना, ये और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। देख लीजिए एक बार, लैंग्वेज टर्म्स में थिएटर आया। अब थिएटर के साथ शेक्सपियर का भी थिएटर आया था। थिएटर के बाद 3 और थिएटर आए थे जिनको कि हम लैंग्वेज में जब पार्ट कवर करेंगे अभी थोड़े टाइम में तब देखेंगे। पॉलिटिकल टर्म्स पे पावर शिफ्ट हो गई थी फीमेल के पास और स्पेन को ये लग रहा था कि क्या होगा, अब ये रूल नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ़ीमेल है, शायद इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। पर किंग फिलिप टू को हरा दिया गया, स्पेन को कुछ पार्ट अपने हिस्से में ले लिया गया और एक ट्रीटी कर दी कि आज के बाद आप हमें परेशान नहीं करोगे। नोट कर लीजिए। कर दूँ? देखिए पॉलिटिकल टर्म्स पे तो यही हुआ था। अब बात करते हैं हम रिलीजन टर्म्स पे कि रिलीजन में क्या हुआ। अगर हम रिलीजन में देखें तो रिलीजन में 1552 में एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आया था। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में ये कहा गया था कि चर्च में जितने भी पोप हैं, जितने भी नोबल मैन हैं, यानी कि चर्च में जो आइडिया ऑफ अटेंडेंस है उसको कंपलसरी कर दिया कि 1552 में कहा गया एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में कि जितने भी लोग चर्च आते हैं, चाहे वो पोप हैं चाहे वो उनके फॉलोअर्स हैं, सबकी अटेंडेंस कंपलसरी है। अब सबको आना ही पड़ेगा। जो नहीं आएगा उसको क्या मिलेगा? अगर नहीं आए तो पनिशमेंट प्लस फाइन। किसने डिक्लेयर किया था? क्वीन एलिजाबेथ ने, कि नहीं आए, अगर अटेंडेंस कम हुई तो पनिशमेंट मिलेगी और फाइन मिलेगा। और एक चीज़ हुई थी, ये तो पहला हो गया। 1559 में एक और मिलता जुलता इससे एक्ट आया था, वो था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। ये दो चीज़ें अलग अलग है, मिला मत देना आप। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कि भाई अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो हैं ये सुप्रीम पावर है, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अपने आप को इन्होंने एक तरीके से टाइटल दे दिया, सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टाइटल क्या था? सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंचुरी से पूछ लेता है। दो चीज़ें कि एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में क्या था, क्या चीज़ कंपलसरी थी। ऑप्शन में आपको दे देगा अटेंडेंस कंपलसरी थी, चर्च में जाना कंपलसरी था, या दो चीज़ें और दे देगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें अटेंडेंस कंपलसरी थी। प्लस अगर
कोई नहीं उस चीज़ को फॉलो करता तो पनिशमेंट भी मिलेगी और फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा, फिर वो कोई भी हो, कितना भी अच्छा फादर हो, मतलब जो चर्च में जाते हैं, कितने भी अच्छे फादर हों जो प्रीच करते हैं, टीचिंग्स देते हैं लोगों को, कितने भी अच्छे पोप हों या फॉलोअर्स हों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था पनिशमेंट सबके लिए। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ये एक तरीके का टाइटल था कि क्वीन एलिजाबेथ ने कह दिया था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मतलब जो मैंने कह दिया वो सही है। एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बढ़ते हैं, दो हमने एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, हिस्टोरिकल और रिलीजियस। हिस्टोरिकल के साथ ही पॉलिटिकल भी था, है ना। हिस्ट्री भी कवर हो गई उसमें कि एलिजाबेथ वन के साथ कौन आया, जेम्स वन, तो वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया। स्पेनिश आर्माडा कब हुआ, 1588 में। पॉलिटिकल टर्म्स भी वही हो गई कि स्पेन को ऐसा लगा था, किंग फिलिप टू को ऐसा लगा था कि भाई एलिजाबेथ कुछ नहीं करेंगी, तो ये पॉलिटिकल उनके दो नेशंस के, स्पेन के और इंग्लैंड के, दो क्लैशेस थे आपस में। रिलीजन के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको रिलीजन के साथ ही बताऊँगी ये चीज़। रिलीजन में तो आपने कर लिया ना कि एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना इम्पॉर्टेंट था। देखिए ये एक ऐसा टाइम था जब साइंस आ रही थी इंग्लैंड में। साइंस यानी कि साइंटिफिक हो गया, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले आए थे टाइको ब्राक, ये डेनमार्क से बिलोंग करते थे। डेनमार्क जो कि स्कॉटलैंड के ईस्ट में पड़ता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपको बता रही हूँ। टाइको ब्रैक डेनमार्क से बिलोंग करते थे। इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंट किया था। अब आप देखिए टेलीस्कोप का इन्वेंट हम क्यों करते हैं, मतलब क्यों हम टेलीस्कोप को देखते हैं, ताकि हम एक जगह से जो यूनिवर्स है उसको हम देख सकें, या हम किसी भी प्लानिटोरियम में जाते हैं तो हम प्लैनेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट्स के बारे में हमें पता चलेगा, तो उसमें टेलीस्कोप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद आए केपलर, जोहान्स केपलर। इन्होंने यूनिवर्स के बारे में थ्योरीज दी, यानी कि प्लेटोनिक थ्योरीज इनकी थी कि भाई जो हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, या जब हम सन की रोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने मिलकर इसके साथ टेलीस्कोप के यूज़ को कोशिश कर रहे थे वो कि इस चीज़ का काम करें, लेकिन कुछ भी डिसीजन इनका निकल के नहीं आया। तो टाइको ब्राक ने टेलीस्कोप बनाया और ये एज अ साइकिक, एज अ फिलोसोफर इस पर काम करते थे। फिर आते हैं हमारे गैलीलियो गैलीली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गैलीलियो गैलीली ने अपनी रिसर्च जो की, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत लंबा टाइम लाइफ का यूनिवर्स की रिसर्च में लगाया, प्लैनेटोनिक रिसर्च पे लगाया, जिसमें कि इन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इन्होंने ये कहा कि जो चर्च कहता है, चर्च ये कहता था कि जो सन है वो रिवॉल्व करता है, कि वो रिवॉल्व करता है, प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करते। ये जो आइडिया था ये किसने स्प्रेड किया था, ये स्प्रेड किया था चर्च ने। चर्च जो भी कह देता था वो सब लोगों को मानना पड़ता था, नहीं मानते थे तो फिर पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने जब टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि चर्च में जो कहा गया है कि सन रिवॉल्व करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सन रे रिवॉल्व करता, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, यानी कि ये रिवॉल्व करते हैं और ये नहीं करता है। इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द चर्च। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कि पनिशमेंट दे दी गई और फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे चर्च के, यानी कि चर्च वर्सेस साइंस यहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब आप सोचिए कि एक नेशन दूसरे नेशन पे अभी अटैक कर रहा था, यानी कि स्पेन अटैक कर रहा था इंग्लैंड पे, तो वो अभी चीज़ हमने ख़त्म की है। साइड बाय साइड हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है ना कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन में क्या था कि चर्च
जो कहेगा वो है। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट आया कि साइंस ने सारी चीज़ों को, मतलब रिलीजन को बिल्कुल एक तरीके से डाउट में ला दिया। एज ऑफ फेथ एंड डाउट हो गई कि हम जो आज तक सुनते आए हैं उस पर यकीन करें, जो हम नहीं कर रहे उस चीज़ पे यकीन करें। ये साइंस के टर्म्स पे थी। देख लीजिए एक बार, फिर मैं रब कर दूँ। अब लास्ट हमारा रह गया लिटरेचर। लिटरेरी टर्म्स में क्या हुआ, देखिए जिस एज की हम बात कर रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स में क्या हुआ या लिटरेरी एस्पेक्ट क्या रहा। शेक्सपियरियन सोनेट आया। जब हम शेक्सपियर पढ़ेंगे ना तो शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेंसर्स सोनेट भी आए, ठीक है। फिर हमारी फर्स्ट इस टाइम में कॉमेडी और फर्स्ट ही ट्रेजेडी आई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट कॉमेडी भी और फर्स्ट ट्रेजेडी भी आई। कॉमेडी कौन सी थी? कॉमेडी थी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। इसका नाम ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा कॉमिक सा नाम है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ट्रेजेडी थी गोरबोडक। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले कोई ट्रेजेडी नहीं थी और कोई भी कॉमेडी नहीं थी, तो ये दोनों ही फर्स्ट थे। ये आया था। फिर आया था हमारा आर्ट यानी कि थिएटर, जिसमें कि द थिएटर आया था। थिएटर का यहाँ से शुरुआत हो जाती है। थिएटर के बाद थिएटर के बाद द स्वान, द रोज़, और फिर एक आता है द ग्लोब। यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। देखिए द थिएटर जब आया था, जब लोगों ने आर्ट को जानना स्टार्ट करा तो उनकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक ही जगह थिएटर हुआ करता था, और जब लोग परफॉर्म करते थे, जब परफॉर्मर्स अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे तो सीट्स नहीं बचती थी। तो लोगों ने क्या कहा कि उनको और भी थिएटर्स चाहिए। इसी को फॉलो करते करते द थिएटर के बाद द स्वान बना, फिर एक और थिएटर बनाया गया द रोज़, और फिर ये आता ग्लोब, जिसको कि 1613 में आग के हवाले कर दिया गया था, सेट्स इन फायर। ये जो द ग्लोब है इसमें शेक्सपियर खुद भी परफॉर्म किया करते थे। जब हम शेक्सपियर को कवर करेंगे तब हम इस चीज़ को अच्छे से बताएंगे आपको। फ़िलहाल तो ये है कि एक मैंने पेपर्स की सीरीज़ देखी थी जिसमें कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए एलिजाबेथन पीरियड में इनमें से कौन सा थिएटर नहीं था। द थिएटर था, द स्वैन भी था, द रोज़ भी था। एक ऑप्शन उन्होंने द ग्लोब ना देके द ट्यूलिप दिया हुआ था। तो नियर बाय आपको ऐसे ही वो टॉपिक देगा, तो जब तक आप ध्यान से इन चीज़ों को नहीं देखेंगे आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। बैकग्राउंड हमने कवर कर लिया है। जब हम शेक्सपियर और स्पेंसर पढ़ेंगे तो हम इनके लिटरेरी वर्क्स को देखेंगे। देखिए लिटरेरी टर्म्स में या लैंग्वेज में क्या हुआ, शेक्सपियर स्पेंसर के सोनेट आए, फर्स्ट कॉमेडी इसी टाइम पे आई, फर्स्ट ट्रेजेडी भी इसी टाइम पे आई। हालांकि सिर्फ नाम पूछता है, इसकी स्टोरी क्या है वो कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस है ये जानना कि आपको पता है या नहीं है। फिर हमारे पास आर्ट एंड कल्चर में थिएटर आया, द रोज़, द स्वान, द थिएटर, और एट द एंड आया द ग्लोब। ये जो बैकग्राउंड है ये यहाँ कवर हो गया है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम यानी कि लेक्चर 2 में हम क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, स्पेंसर के बारे में और उनकी यूनिवर्सिटी जो मार्लो की थी उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।